नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश की राजनीति, चुनाव सुधार और बच्चों में बढ़ते नशे के संकट पर। जी हां, बात होगी संसद में एसआईआर और चुनाव सुधार को लेकर जारी हंगामे की, उत्तर प्रदेश में एसआईआर से भाजपा की रणनीति पर पड़ रहे असर की, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारी की और अंत में बात करेंगे देश के युवाओं में बढ़ते नशे की लत की। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की राहुल गांधी के साथ बैठक, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ईवीएम नहीं लोगों का दिल हैक करते हैं, लोकसभा में बोली कंगना रनौत। चीन की बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 12 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। कप सिरप स्कैम में एसआईटी जांच के बाद 12 मास्टरमाइंड की हुई पहचान, उत्तर प्रदेश में रेड जारी। सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 8वीं मंजिल तक हुई दुकानें राख। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को सम्मन भेजा, कल दोपहर 3 बजे बुलाया। गोवा अग्निकांड में लूथरा बंधुओं को नहीं मिली अंतरिम राहत, अग्रिम जमानत पर कल हुई सुनवाई। देवरिया प्लांट आवंटन केस, लखनऊ पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को किया गिरफ्तार। सोने के भाव में उछाल, चांदी लुढ़क कर 116 रुपए बढ़कर 1,28,090 रुपए पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार का हाल बेहाल, सेंसेक्स 275 अंक टूटा, निफ्टी 25,800 के नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर खबरें अब तक में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं संसद में चल रहे हंगामे की। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है, लेकिन हंगामा अभी तक कम नहीं हुआ। वंदे मातरम की चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन अब सारा फोकस है एसआईआर और चुनाव सुधार पर। सवाल यह है कि क्या वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी की चर्चाएं सरकार के लिए सिरदर्द बन रही हैं, और आखिर में विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं पूरा हाल विस्तार से। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में आज चुनाव सुधार और एसआईआर पर बहस गर्म रही। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान आरएसएस का इस्तेमाल कर रही है और हरियाणा में वोट चोरी हुई है। लोकसभा में राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान गड़बड़ियां हुई और चुनाव आयोग ने समय पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने बिहार में एसआईआर के बाद 1,22,000 डुप्लीकेट फोटो की बात भी उठाई। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वोट चोरी एंटी नेशनल काम है और चुनाव सुधार बेहद जरूरी है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट एंड दोज अक्रॉस द आइल आर डूइंग एन एंटी नेशनल एक्ट। एवरीबॉडी सेज टू अस इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टुडे वी आर नॉट जस्ट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, we are the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so, our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it, I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया
कि चुनाव से पहले सरकारें लोगों के खाते में 10 से 15 हजार रुपए डाल देती है और चुनाव जीत जाती है। उनके मुताबिक अगर ये सिलसिला चलता रहा तो राज्य में सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल हो सकता है। वहीं मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि संविधान में एसआईआर जैसा कोई प्रावधान नहीं है, पूरा राज्य इस दायरे में नहीं आता। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ईवीएम भारत में 1980 में कांग्रेस द्वारा लाए गए थे और एसआईआर की जरूरत भी उसी समय महसूस की गई थी। उन्होंने 1961 और 1970 के सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह पहले से ही तय था कि ईवीएम और वोटर लिस्ट में सुधार जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके से लेकर टीएमसी तक वाईएसआरसीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने, ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा।
और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और कहा कि मेरा सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होने चाहिए, इसीलिए होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई सवाल खड़े ना हो सकें, देश में ही नहीं विदेशों में भी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिरकार भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जाहिर है लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर और चुनाव सुधार को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट लिस्ट में गड़बड़ी हुई और सरकार इस पर गंभीर नहीं दिख रही है, जबकि सरकार ईवीएम और एसआईआर की प्रक्रिया पर जोर दे रही है। संसद में बहस अभी भी जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एसआईआर और वोटर सूची की जांच के मुद्दे 2027 के चुनावों पर असर डालेंगे। विपक्ष के आरोप कितने सच हैं और सरकार कितनी तैयार है इन सवालों का जवाब देने के लिए। ये बहस अभी भी शुरू हुई है, लेकिन हंगामा बढ़ता ही दिख रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। सुनिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सवाल, क्या शहर का वोट अब अपने गांव की ओर लौट रहा है और क्या इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के शहरी किले में दरार पड़ सकती है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। क्या यह पार्टी के लिए खतरे की घंटी है या दरअसल एक सुनहरा मौका। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के बारे में। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया ने मतदाता सूची में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह वोटर रह सकता है, मतलब शहर और गांव दोनों जगह नाम होना अब नामुमकिन हो गया है। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सिरदर्द वाला है। बड़ी संख्या में शहरी मतदाता अब अपने वोट गांव की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण पुश्तैनी जमीन जायदाद, परिवार और पंचायती चुनाव में सीधे हिस्सेदारी है। वहीं शहर में रहने वाले प्रवासी लोग भी अपना वोट गांव में बनवाए रखना चाहते हैं। शहरों की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ और कानपुर में एसआईआर फॉर्म जमा होने की दर सबसे कम रही। जी हां, वहां अब तक 17.7% फॉर्म वापस नहीं आए, यानी लगभग 2,45,00,000 वोटर अभी तक अपडेट नहीं हुए। लखनऊ में करीब 2,02,000, प्रयागराज में 2,04,000, गाजियाबाद में 1,06,000 और सहारनपुर में 1,04,000 वोट कट सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव को लेकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों, विधायकों को निर्देश दिया है कि एसआईआर पर विशेष ध्यान दें। पार्टी के बड़े नेता शहरी सीटों पर दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि शहरी मतदाता अपने क्षेत्र में ही वोट बनवाएं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये डर शायद ज़्यादा है, क्योंकि 2017 और 2019 के चुनावों का ट्रेंड बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है। पिछले चुनावों का विश्लेषण करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 312 में से 280 ग्रामीण सीटें जीती थीं और शहर में 27 से 28 सीटें। ग्रामीण वोट शेयर 43% और शहरी
42% था। लोकसभा 2019 चुनाव में भी ग्रामीण सीटों पर मजबूत पकड़ रही। अब अगर शहरी मतदाता गांव लौटते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण आधार को और मजबूत करेगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे इलाके में पार्टी पहले से मजबूत है और मोदी की सबका साथ सबका विकास अपील ने किसानों को जोड़ा है। आपको बता दें, शहरी वोटर जो शिफ्ट हो रहे हैं वे मुख्य रूप से प्रवासी मजदूर और मिडिल क्लास हैं, जबकि बीजेपी का शहरी मिडिल क्लास बेस अभी भी मजबूत है। लखनऊ, नोएडा जैसे शहरों में पार्टी की जीत अच्छी रही है और ये शिफ्ट इससे प्रभावित नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मतदाता सूची में ये बदलाव लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अनुमान है कि ये ग्रामीण वोट 2 से 3% बढ़ सकता है, जिससे 2027 में 10 से 15 अतिरिक्त सीटें पार्टी को मिल सकती हैं। यानी कि एसआईआर से शहरी हलचल दिख सकती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रामीण मजबूत आधार का बूस्टर साबित होगा। कुल मिलाकर सवाल साफ है कि क्या ये शहरी वोट शिफ्ट होने से भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है या ग्रामीण चुनाव ताकत का सुपर बूस्ट। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या ये सिर्फ एक हलचल है या गेम चेंजर। आंकड़े और ट्रेंड यही संकेत दे रहे हैं कि डर ज़्यादा है, नुकसान कम है। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका भी बन सकता है और रणनीति की दिशा भी तय करेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल की सियासत अब पूरी तरह से गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने सिंबल की राजनीति के जरिए वोटरों तक भावनात्मक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद के विवाद से लेकर वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल तक भारतीय जनता पार्टी ने हर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दे को उछाला है। वहीं टीएमसी अपने नेताओं और नीतियों की वजह से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर बदल पाएगी। क्या वोटर इतिहास और संस्कृति के प्रतीकों के जरिए प्रभावित होंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, बीते कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब पार्टी ने सिंबल की राजनीति का मोर्चा खोल दिया है। चुनावों में पार्टियां केवल विकास या शासन की योजनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विचार, पहचान और ऐतिहासिक धार्मिक प्रतीकों के जरिए वोटर तक भावनात्मक पहुंच बनाने की कोशिश करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति बड़ी चतुराई से अपनाई है। सबसे पहले बात करते हैं बाबरी मस्जिद विवाद की। 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे खूब भुनाया और टीएमसी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार और विधायक ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो मंदिरों को तोड़ने वाले क्रूर मुगल शासक बाबर की सोच को मानते हैं। हालांकि विवाद के बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन ये दाग पार्टी को पूरी तरह से धो नहीं पा रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी चर्चा में आया। 150 साल पूरे होने पर संसद में इस पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम को छोटा किया और तुष्टीकरण की राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने जिन्ना के दबाव में ये गीत कमजोर किया, जिससे भारत पाकिस्तान बंटवारे का रास्ता तैयार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विषय को भारत के गौरव और राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए कहा कि विपक्ष ने वंदे मातरम की महिमा को दबाने की कोशिश की। वहीं अब चुनाव की बात करें तो जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी को तेज कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट गई थी। बाकी 2 सीटें अन्य दलों के पास रहीं। 2026 के चुनाव में पार्टी मुस्लिम बाहुल
50 सीटों को नकारात्मक लिस्ट में रखकर बाकी सीटों पर फोकस कर रही है, खासकर उन क्षेत्रों पर जहां पिछले 3 चुनावों में उनके लिए मुकाबला कड़ा रहा। जाहिर है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का पूरा नक्शा सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्रतीकों की राजनीति के जरिए वोटरों तक पहुंच बनाने की रणनीति भी है। अगले साल के मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव तक ये सियासी जंग और भी तेज होने वाली है। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। देश में ड्रग्स और नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। हाल ही में किए गए एक बड़े स्कूल सर्वे में सामने आया कि बच्चे अपनी उम्र से पहले ही नशे की दुनिया में कदम रख जाते हैं। औसतन उम्र महज 12 साल है, जबकि कुछ बच्चे केवल 11 साल की उम्र में ही नशा करना शुरू कर देते हैं और ये आंकड़े शायद वास्तविकता से भी कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने स्वीकार किया कि वे नशे को लेकर गलत जवाब देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के युवा इस खतरे से बच पाएंगे और क्या हमारी नीतियां और स्कूली शिक्षा बढ़ती समस्या के मुकाबले से काफ़ी है। आपको बता दें, इस स्टडी में राजधानी दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा, लखनऊ और रांची के करीब 5,920 छात्रों को शामिल किया गया, जिनकी औसतन उम्र 14 साल थी। वहीं सर्वे के अनुसार नशे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ में तंबाकू, शराब के साथ भांग और इनहेल्ड थी। रिपोर्ट ये भी बताया गया कि कक्षा 11 से 12 के छात्र 8 के छात्रों की तुलना में दुगनी संभावना रखते हैं कि ये नशीले पदार्थों का सेवन करें। लड़कों में तंबाकू और भांग का उपयोग ज़्यादा था, जबकि लड़कियों में इनहेल्ड का इस्तेमाल। हालांकि देखा गया कि इस स्टडी से साफ होता है कि देश के बच्चे न केवल जल्दी नशे की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी इस संकट से प्रभावित हो रहा है। ये संकेत है कि समय रहते इस पर कड़ा कदम उठाना जरूरी है। क्या हम अपने बच्चों को इस खतरे से बचा पाएंगे? ये सवाल अब सिर्फ परिवार और स्कूलों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। संसद का हंगामा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल और देश के बच्चों में नशे की बढ़ती समस्या। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए एक चेतावनी भी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।